नमस्कार दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो पेज नंबर 1 से ली गई है, फ्रंट पेज से ली गई है और इसका संबंध मूल रूप से आंतरिक सुरक्षा जीएस पेपर 3 से भी है। इसके तहत इसको आप जीएस पेपर 2 में आईआर से भी जोड़ सकते हैं और कुछ हद तक यह जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है, जिसके तहत मूल रूप से जो पंथ निरपेक्षता से संबंधित जो विवाद है, पंथ निरपेक्षता से संबंधित जो संदर्भ हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, वो भी इससे जुड़ते हैं। तो आज इस टॉपिक के तहत हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले की। फ्रांस में पिछले कुछ समय से काफ़ी वाद विवाद देखा जा रहा है और अभी एक नाइफ अटैकर के द्वारा एक चाकू से एक आतंकवादी कार्रवाई को गतिविधि को अंजाम दिया गया है। ठीक है। इसके तहत फ्रांस के नीस शहर में या नाइस से भी कहते हैं, इस शहर में एक आतंकवादी घटनाक्रम में 3 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके अंतर्गत एक पूरा घटनाक्रम शामिल है, जिसको हम देखेंगे 2015 से। 2015 के घटनाक्रम से लेकर अब तक इसके संदर्भ में अनेक घटनाएं, जिनको कहा जाता है लोन वॉल्फ अटैक, लोन वॉल्फ अटैक, लोन वॉल्फ हमले, इस तरीके के बहुत सारे देखे गए हैं, हम उसको समझेंगे। इसके अलावा हम इसमें फ्रांस के संदर्भ को जानेंगे, विशेष रूप से जो फ्रांस और इससे संबंधित जो दूसरे यूरोपीय राज्य हैं उनका धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता संबंधी जो दृष्टिकोण है उसको हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रांस के जो इस तरीके के घटनाक्रम हैं वो तुर्की और दूसरे अन्य देशों के साथ इसको लेकर क्या संबंध रहे हैं। हम भारत की भी बात करेंगे, जिसमें भारत का इस पूरे मसले पर क्या रुख रहा है, भारत ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है। और विशेष रूप से जब हम बात करते हैं लोन वॉल्फ अटैक की, लोन वॉल्फ हमलों की, तो इसमें भारत को क्या करना चाहिए, भारत में भी क्या इससे संबंधित खतरे विद्यमान हैं। विशेष रूप से युवाओं में जो कट्टरपंथ, युवाओं में जो रेडिकलाइजेशन की घटनाएं देखी गई हैं, युवाओं में जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है, इसके तहत जो सोशल मीडिया की जो भूमिका देखी जा रही है उसको हमें किस प्रकार से निपटने की ज़रूरत है और भारत सरकार ने इसके संदर्भ में किन प्रयासों को किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत पेज नंबर 1 में यह जो आर्टिकल आया है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 13 में इससे संबंधित एक आर्टिकल आया है, जिसमें फ्रांस ने अपने यहाँ हुए हमलों के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया है। इसके बाद हम ये पेज नंबर 10 के एक और आर्टिकल की चर्चा करेंगे, जिसमें भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अभी यूरोप के दौरे पर हैं और उन्होंने भी जो है भारत के साथ, भारत जो है इसकी निंदा कर रहा है, किस प्रकार से इसमें पूरा घटनाक्रम है, भारत के रुख को देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें फ्रांस और तुर्की के मध्य जो विवाद देखा जा रहा है, इसके बीच जो घटनाक्रम देखा जा रहा है, जो टेंशन देखा जा रहा है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर यह 4 आर्टिकल जो हैं हम इसमें चर्चा करेंगे, जिसके तहत हमने 12 अगस्त 2020 को, आप याद रखिएगा 12 अगस्त 2020 को भी हमने डेली न्यूज़ एनालिसिस के प्रोग्राम में हमने धर्मनिरपेक्षता के विवाद पर चर्चा की थी, पंथ निरपेक्षता के विवाद पर हमने चर्चा की थी, जिसके तहत हमने ये बताया था कि किस प्रकार से जो भारत का पंथ निरपेक्षता का मॉडल जो सर्वधर्म समभाव के मॉडल पर आधारित है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वह किस प्रकार से अलग है यूरोपीय मॉडल से, विशेष रूप से वह किस प्रकार से अलग है फ्रांस के मॉडल से, जो धर्म और राज्य के
पूर्ण पृथकीकरण पर बल देता है। साथ ही साथ इसके तहत कुछ अर्थों में धर्म के प्रति, ठीक है, धर्म के प्रति विद्रोही रुख भी रखा गया है। ठीक है, तो विशेष रूप से जो पश्चिम का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो धर्म और राज्य के पूर्ण पृथकीकरण की बात करता है। इसमें धर्म को राज्य का विरोधी माना गया है और धर्म को पूर्ण रूप से निजी आस्पेक्ट, निजी आयाम मानते हुए उसको सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शित ना किए जाने पर बल दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत में सर्वधर्म समभाव की नीति के तहत सभी धर्मों से समान व्यवहार किए जाने पर बल दिया जाता है और इसको संविधान के विविध अनुच्छेदों से भी समर्थन प्राप्त है, जैसे कि 25 से 28। तो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो पूरा वाद विवाद है उसको हमने 12 अगस्त 2020 में चर्चा किया था। तो आज के वीडियो के साथ आपको इसको भी देखना चाहिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो हम अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि फ्रांस के चर्च में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें आतंकवादी हमले में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इससे पहले भी फ्रांस में एक घटना देखी गई जिसमें एक शिक्षक की हत्या कर दी गई और यह जो दोनों जो हमले हैं वो यूरोप में बढ़ते लोन वॉल्फ अटैक के प्रमुख उदाहरणों में से एक हैं जो पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है। विशेष रूप से इसमें जो फ्रांस का जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है जिसकी अभी हमने संक्षिप्त चर्चा की, इसको लेकर जो है काफ़ी चर्चाएं होनी प्रारंभ हो गई हैं कि यह जो मॉडल है क्या धार्मिक सहिष्णुता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, क्या इसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को रक्षा भी की जा रही है अथवा नहीं। तो इसको लेकर काफ़ी सारी बातें हैं, इस पे हमने चर्चा की थी, तो इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अधिक रूप में आपको 12 अगस्त 2020 का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिसमें हमने इस पे चर्चा की थी। इसके अलावा फ्रांस जो है अगर उसके मॉडल के बात करें तो वो मूल रूप से किसी भी धर्म के प्रति सार्वजनिक स्तर पर धार्मिक प्रदर्शन को लेकर नकारात्मक रुख रखता है। इसके तहत धर्म और राज्य के पूर्ण पृथकीकरण पर बल दिया जाता है। हालांकि इससे अनेक बार समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं और वर्तमान में जो ये वाद विवाद फैल रहा है उसको इसी संदर्भ में देखे जाने की ज़रूरत है, जिसमें फ्रांस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि फ्रांस मूल रूप से इस्लाम विरोधी है। फ्रांस ने इस्लाम के विरोध में कार्य किया है और इसको लेकर अनेक जो अरब राष्ट्र हैं वहाँ पे फ्रांस के बायकॉट की भी बात आ रही है। लेकिन आपको इसमें यह समझना होगा कि जो फ्रांस का जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो केवल और केवल इस्लाम धर्म से ही समर्थित नहीं है। इसमें प्रत्येक धर्म, चाहे वो ईसाई धर्म ही क्यों ना हो, ठीक है, या दूसरा धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म के प्रति वो इसी तरीके का दृष्टिकोण रखता है जिसमें चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों को केवल और केवल व्यक्तिगत आधार तक माने जाने की बात वहाँ स्वीकारी गई है। इसको धार्मिक प्रदर्शन को सार्वजनिक स्तर पर वो नहीं स्वीकारता है और यही कारण है कि इसको लेकर कई बार टकराव की स्थिति भी देखी जा रही है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। अब इसकी अगर हम पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि 2015 में फ्रांस के एक अखबार चार्ली हेब्दो के द्वारा पैगंबर मोहम्मद जी का कार्टून बनाया गया और इसको लेकर विवाद पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद के चित्रण पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है और यही कारण है कि इसको धार्मिक भावनाओं के आहत होने के आधार पर इसको आगे चलकर काफ़ी तनाव की स्थिति देखी गई, जिसमें अनेक मुस्लिम देशों ने इस रुख की आलोचना की। 2020 में यह विवाद फिर से उभरा जिसमें फ्रांस के एक स्कूल टीचर ने जब इस कार्टून को अपने विद्यार्थियों को दिखाया तो बाद में इस शिक्षक की हत्या कर दी गई। अब यह जो घटनाक्रम जब से हुआ तब से लेकर ही जो फ्रांस है वो अनेक देशों के टारगेट पर आ गया है, जिसको लेकर फ्रांस ने अपनी आलोचना भी व्यक्त की है। इसके तहत तुर्की ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति की आलोचना की जिसको लेकर दोनों में तनाव उत्पन्न हुआ। इसके बाद से ही अब तक जो
आज जो कल जो लोन वॉल्फ आतंकवादी कार्रवाई हुई है वो फिर से इस पूरे विवाद को उभार देता है, जिसको लेकर हमें संवेदनशीलता की आवश्यकता है। इसके तहत हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से फ्रांस या यूरोप का जो पंथ निरपेक्षता का मॉडल है वो किस प्रकार से धर्म और राज्य को अलग रखता है, और इसके तहत हमको विविध राजनीतिक पक्षों को, विविध जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीतिक पक्ष हैं उसे भी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो एक हमारा हुआ एक परिचय, पृष्ठभूमि। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत ने फ्रांस का समर्थन किया है, क्योंकि भारत किसी भी प्रकार की आतंकवादी कार्यवाही की निंदा करता है। इसके लिए भारत ने न केवल फ्रांस का समर्थन किया, अपितु तुर्की और पाकिस्तान द्वारा जिस प्रकार से फ्रांस की आलोचना की गई उसको भी भारत स्वीकारता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ली हेब्दो के संदर्भ में। अब हम बात कर लेते हैं इसी से संबंधित एक और टॉपिक, जिसे कहा जाता है लोन वॉल्फ अटैक। ठीक है, लोन वॉल्फ क्या होता है, इसको लेकर भारत का क्या रुख है, और विश्व स्तर पे इस तरीके की जो घटनाएं देखी जा रही हैं उसके कुछ उदाहरण आपको पता होने चाहिए, तभी इस कल की घटना से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पहले इसका देख लेते हैं। तो लोन वॉल्फ अटैक के तहत आपको यह भी समझना जरूरी है कि इस लोन वॉल्फ अटैक के होने से पहले ये जो पूरा जो घटनाक्रम देखा जा रहा है, जिसमें फ्रांस और तुर्की के मध्य संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है, इसमें तुर्की राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन के द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की व्यक्तिगत आलोचना की गई। उसके बाद से ही दोनों के संबंध खराब हुए हैं। हालांकि इसका भू राजनीतिक दृष्टिकोण भी है जिसको समझने की जरूरत है। इसके तहत टर्की चाह रहा है कि वो पूर्ववर्ती ओटोमन क्षेत्र में अपने विस्तार और प्रभाव को बढ़ा सके। वहीं दूसरी ओर फ्रांस उसके रास्ते में खड़ा है, जिसके चलते दोनों द्वारा विरोध किया जा रहा है एक दूसरे का। जैसे कि लीबिया क्षेत्र में, जो उत्तरी अफ्रीका में एक देश है, लीबिया क्षेत्र में तुर्की के द्वारा त्रिपोली आधारित सरकार को समर्थन दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस उसकी एक पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार को समर्थन दे रहा है, जो टॉब्रुक नाम की जगह पे आधारित है, और इसके संदर्भ में उसके द्वारा सेनाधिकारी जनरल खलीफा हफ्तार को भी समर्थन दिया जा रहा है। इसके तहत तुर्की और फ्रांस दोनों पूर्वी भूमध्य सागर के गैस क्षेत्रों को लेकर भी आमने सामने हैं, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में तुर्की द्वारा एक गैस अन्वेषण मिशन को प्रारंभ किया गया। इसको लेकर उसका ग्रीस और साइप्रस से तनाव हुआ, और फ्रांस ने ग्रीक और साइप्रस दोनों का समर्थन किया, जिसके चलते दोनों के मध्य विवाद की स्थिति पनपी। इसके अलावा भी हाल में ही जो आर्मेनिया अजरबैजान विवाद है, उसमें भी तुर्की पृथकतावादियों को समर्थन दे रहा है। इसको लेकर भी फ्रांस ने उसकी आलोचना की है। तो ये जितने भी उदाहरण हैं वो ये बताते हैं कि फ्रांस और तुर्की के बीच पहले से भी विवाद चल रहे हैं। इसमें यह जो चार्ली एब्दो का केस है या फिर जो धर्म की भूमिका है वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दोनों देशों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसके तहत आपको मूल बात को ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से विभिन्न राष्ट्र अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। और इसके तहत आपको फ्रांस के जो मॉडल है, पंथ निरपेक्षता का जो मॉडल है, उसको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं लोन वॉल्फ अटैक की। तो लोन वॉल्फ अटैक से तात्पर्य, लोन वॉल्फ का मतलब क्या हुआ, तो लोन वॉल्फ मतलब एक सिंगल आदमी या सिंगल संस्था, यानी अकेला व्यक्ति। ठीक है, लोन वॉल्फ मतलब अकेला व्यक्ति या छोटा समूह। ठीक है, तो लोन वॉल्फ अटैक का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत आधार पर या छोटे सामूहिक आधार पर होने वाली व्यक्तिगत आतंकी कार्रवाई है। लोन वॉल्फ अटैक क्या है, तो एक अकेले आदमी द्वारा या छोटे समूह के द्वारा की जाने वाली आतंकी कार्रवाई है, जिसमें धार्मिक चरमपंथ से प्रभावित होकर इस तरीके की कार्रवाई देखी जाती है। ठीक है, इसको बढ़ावा देने में इंटरनेट की काफ़ी बड़ी भूमिका है। विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट जो आतंकी संगठन था
या अभी भी जिसका काफ़ी प्रसार है। इस्लामिक संगठन जब 2014, 2015 और उसके काल में, इस काल में जब उसने अपनी चरम स्थिति को प्राप्त किया, तो उसमें पूरी दुनिया में इससे संबंधित चरमपंथी घटनाओं की वृद्धि देखी गई। विशेष रूप से पश्चिमी विश्व में यानी यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका आदि में और ईस्टर्न एशिया में, इंडोनेशिया आदि में आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई, जिसके तहत जो ये हमले थे वो किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा चूंकि किए जाते थे और चूंकि इनका किसी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं होता था, यही कारण है कि जो लोन वॉल्फ अटैक्स होते हैं वो काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि इनकी पहचान करना, इनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, इसके तहत आतंकवादी इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा इस्लामिक स्टेट या चरमपंथी विचारधारा से जुड़ते हैं और इंटरनेट के माध्यम से ही हमलों के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। यानी एक व्यक्ति ही आतंकी कार्यवाही को अंजाम दे देता है और उस तक पहुंचना या उसको पहले से पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके तहत जो लोन वॉल्फ अटैक करने वाले जो लोग हैं वो अक्सर छोटे हथियार रखते हैं, जैसे कि चाकू और ग्रेनेड। कई मामलों में ट्रक और वैनों का भी प्रयोग लोगों को कुचलने में किया जाता है, जिसके तहत छोटा से छोटा ग्रुप भी दहशत मचा पाने में काफ़ी सक्षम हो जाता है। और चूंकि इन अधिकारियों की कोई श्रृंखला नहीं होती, ये आपस में किसी प्रकार से जुड़े नहीं होते और बिना ग्रुप लीडर के हमला करते हैं, यही कारण है कि ऐसे हमलों का पता लगा पाना, इनकी पहचान कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर पिछले कुछ 2-3 सालों में देखें तो हम पाएंगे कि इस तरीके की काफ़ी घटनाएं देखी गई हैं। जैसे कि जुलाई 2016 में जापान के इसी नीस शहर में भीड़ पर ट्रक से हमला किया गया, जिसमें 84 लोगों की मौत हुई और 400 जख्मी हुए। दिसंबर 2016 में जर्मनी के बर्लिन में ट्रक से हमला हुआ, जिसमें 12 लोग की मौत हुई। अप्रैल 2017 में स्वीडन, जून 2017 में लंदन ब्रिज, अगस्त 2017 में स्पेन के बार्सिलोना और अक्टूबर 2017 में अमेरिका के मैनहट्टन शहर में इस तरीके की घटनाएं देखी गई हैं। ठीक है, तो लोन वॉल्फ अटैक जो है यूरोप में मुख्य रूप से काफ़ी बड़ी घटना के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसमें इस्लामिक स्टेट का बढ़ता प्रसार, चरमपंथ का बढ़ता प्रसार, इंटरनेट और सोशल मीडिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुछ हद तक जो वहाँ का जो मॉडल है, धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के तहत जिस प्रकार से धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख रखा जाता है, वो भी कई बार इस तरीके की आतंकी घटनाओं को बढ़ावा दे देता है। ठीक है, अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत में लोन वॉल्फ अटैक अगर होते हैं तो वो धार्मिक समरसता को, सांप्रदायिक संरचना को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं अपनी ही पहल पर आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दे पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसमें सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जो कट्टरता और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, उसको रोकने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है। यूं तो भारत में इस्लामिक स्टेट की उपस्थिति के साक्ष्य नहीं है और इस्लामिक स्टेट का ज़्यादा प्रसार भी भारत में नहीं देखा गया। इसके बावजूद कई विद्वानों का ये मानना है कि भारत से भी 100 से 200 लोग इस्लामिक स्टेट में भर्ती होने के लिए सीरिया, इराक और अफगानिस्तान गए हैं और जब ये वापस आ रहे हैं, जब इनका जो है वापसी देखी जाएगी, तो उसके बाद भारत में इनसे खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके तहत जो आईएस समर्थन है, जो आईएस का समर्थक करने वाले लोग हैं, वो भारत में युवाओं को भर्ती करने और इससे संबंधित स्लीपर सेल की स्थापना करने में भूमिका निभा सकते हैं और इसके तहत आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। विशेष रूप से जो भारत सरकार ने कश्मीर की स्थिति में जो परिवर्तन किया है और जो कश्मीर में तनाव की स्थिति बनी है, उसके तहत इस्लामिक स्टेट भारत में अपने को प्रचारित करने के लिए कश्मीर मुद्दे का प्रयोग कर सकता है और वहाँ के युवाओं को भड़का सकता है। इसके तहत हमें यह भी देखना होगा कि भारत में जो सोशल मीडिया का जो विनियमन है, जो सोशल मीडिया का रेगुलेशन है, वो भी बहुत सशक्त नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, जिससे कोई भी आतंकी घटना या कोई भी आतंकी संगठन
युवाओं की मनोवृत्ति को बदलकर उसको प्रभावित करके उन्हें आतंकी घटनाओं के लिए तैयार कर सकता है। इसके लिए जो है भारत को इसको निपटना होगा, भारत को इस तरीके की चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि जो भारत की अवस्थिति और जनसांख्यिकी है, ठीक है, भारत की जो डेमोग्राफी है वो आईएस के विस्तार को काफ़ी सुभेद बना सकती है और भारत में भी इस तरह की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अब यह जो खतरे हैं, अगर इसको हमें रोकना है तो इसके लिए हमें एक व्यापक कार्य योजना बनानी होगी, जिसके लिए अनेक स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि राज्य या सरकारी स्तर पर हमें कानूनों और नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन करना होगा, जैसे कि साइबर सुरक्षा नीति 2013 का प्रभावी क्रियान्वयन, जिसके तहत हमें प्रमुख संस्थाओं की स्थापना करनी होगी, जैसे कि साइबर थाना, साइबर सेल, हेल्पलाइन आदि। और जिन राज्यों ने इस संबंध में पहल की है उसको और अधिक मजबूत बनाना होगा। इसके तहत हमें जोखिमपूर्ण क्षेत्रों और मामलों पर विशेष संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है, जैसे कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार आदि। इसके तहत सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने की ज़रूरत है, जिसमें सरकार और गैर सरकारी संगठन दोनों मिलकर जो है जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार्स आदि का आयोजन कर सकते हैं। और गूगल, फेसबुक, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट में भी इसने इसके संदर्भ में एक पहल की है, जिसे कहा जाता है ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म। तो यह जो पहल है, यह जो फोरम है, इसको भी सशक्त बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पे अगर हम देखें तो ऐसे मामलों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति या संस्था की विचारधारा किसी को संदेहास्पद लगती है तो ऐसी सूचना उचित प्राधिकारी को तुरंत देनी चाहिए। तो हमने ये जो 4 आर्टिकल थे इसमें काफ़ी सारी बात करी, जिसके तहत हमें मुख्य रूप से समझना है लोन वोल्फ अटैक को। लोन वॉल्फ अटैक के साथ ही हमें इसमें भारत की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की भी बात करनी है और फ्रांस की भी हमने इसमें चर्चा की। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारत और अमेरिका के मध्य बढ़ते रक्षा संबंधों में, जिसमें हालिया 2+2 वार्ता का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और इस लेख में यह बताया गया है कि किस प्रकार से 1990 के बाद से ही भारत और अमेरिका के मध्य जो रक्षा संबंध हैं वो कैसे प्रगाढ़ हुए हैं, कैसे महत्वपूर्ण रूप से उभरे हैं। और चाहे कोई भी सरकार रही हो, जिसमें चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भी चाहे डेमोक्रेट की सरकार हो, चाहे रिपब्लिकन की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सभी सरकारों में इसको जो है आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। तो अगर हम इसको ट्रेस करें किस तरीके से आगे बढ़े, तो इसकी शुरुआत 1991 में 1991 में देखी गई, जब अमेरिकी पैसिफिक कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लॉड किकलाइटर के द्वारा सेनाओं के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया और उनके प्रस्ताव के आधार पर रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया गया। इसके तहत 1995 में रक्षा सहयोग पर एक माइन्यूट साइन किया गया, एक स्मरण पत्र हस्ताक्षरित किया गया। साथ ही रक्षा सचिव, ठीक है, जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, उनके लेवल पर वार्ताएं प्रारंभ की गईं। इसके तहत ही एक टेक्नोलॉजी ग्रुप का भी निर्माण किया गया। तो 1991 में हमें याद रखना है किकलाइटर के प्रस्ताव, फिर उसके बाद रक्षा सहयोग पर एक माइन्यूट और रक्षा सचिव स्तर पर वार्ताओं का प्रारंभ। 1995 से लेकर 2005 के मध्य चूंकि भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था 1998, इस काल में भारत और अमेरिका के मध्य जो संबंध थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, ये संबंध तनावपूर्ण हो गए, जिसके चलते जो रक्षा सहयोग हैं वो भी ठहर से गए। लेकिन 2005 के बाद से इनमें फिर गति देखी गई, जिसमें 2005 में रक्षा संबंध स्थापना को लेकर
एक 10 साल का फ्रेमवर्क किया गया। इसको आगे बढ़ाया गया 2013 में, जब रक्षा सहयोग को लेकर एक संयुक्त उद्घोषणा जारी की गई, और 2005 के इसी समझौते को जब 10 साल पूरे हो गए तो 2015 में इसे 10 और सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके तहत हमें यह याद रखना होगा कि जो 2005 में और 2015 में जो इसको फ्रेमवर्क साइन किया गया था, उसके माध्यम से एक संस्थागत मैकेनिज्म की स्थापना हुई, जिसके तहत संयुक्त युद्धाभ्यास, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस आदान प्रदान, बहुराष्ट्रीय ऑपरेशंस के लिए संयुक्त ट्रेनिंग को बल दिया गया। इसके तहत आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए भी कार्य हुआ। तकनीकी ट्रांसफर और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा दिया गया। विशेष करके 2008 में जब भारत और अमेरिका के मध्य सिविल न्यूक्लियर डील हुई, सिविल परमाणु समझौता हुआ, उसके बाद इसमें और तीव्रता आई, जिसमें भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के व्यापार को भी बढ़ावा मिला, जिसके तहत 2000 में हम ये देखते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार जो 20 बिलियन डॉलर था वो 2018 तक बढ़कर 140 बिलियन डॉलर हुआ, जिसमें अमेरिका में निवासित 40 लाख जो भारतीय प्रवासी थे उनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण थी। इसके तहत हम रक्षा क्षेत्र में व्यापार को भी बढ़ता हुआ देखते हैं, जो 2005 के 400 मिलियन डॉलर से बढ़कर 18 बिलियन डॉलर तक हुआ। इसका मतलब हुआ कि 1991 से लेकर बाद के दौरों में न केवल रक्षा समझौतों की स्थापना की गई, साथ ही साथ जो व्यापारिक संबंध हैं, जो रक्षा संबंधी जो संबंध हैं आर्थिक आधार पर, वो भी विकसित हुए। इसके तहत हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से दोनों देश के जो प्रमुख दल हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार रही हो, दोनों द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया। जैसे कि 1991 के जो किक लाइटर प्रपोजल थे, उसमें रिपब्लिकन दल की सरकार थी, बुश प्रशासन था, और भारत में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की। दूसरी ओर जब 2002 में बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे और बिल क्लिंटन डेमोक्रेट थे। बावजूद इसके इनके बीच सहयोग को बढ़ावा दिया, जो आगे चलकर कांग्रेस के काल में भी जारी रहा, जैसे कि मनमोहन सिंह के काल में। उसके बाद 2014 के बाद से जब फिर बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से फिर से रक्षा संबंध आगे बढ़े हैं, जिसमें 2015 में एशिया पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त रणनीति के एक विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत 2009 से दोनों के मध्य रणनीतिक और कमर्शियल डायलॉग भी प्रारंभ हुए, जो 2018 में 2+2 डायलॉग में परिवर्तित हुए। इसका मतलब हुआ कि जो रक्षा संबंध हैं वो काफ़ी लंबे समय से विकसित हो रहे हैं, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसके तहत जो हमारे संबंध हैं वो समग्र रूप से वैश्विक रणनीतिक भागीदारी में परिवर्तित हुए हैं, जिसके तहत हमने समय समय से रक्षा समझौते भी हस्ताक्षरित किए हैं। जैसे कि हमने इसमें बात की थी कि 2020 में बेका, 2002 में जियसोमिया, 2016 में लिमोआ और 2018 में कोम कासा को हस्ताक्षरित किया गया, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अमेरिका ने जो है 100 से ज़्यादा देशों के साथ इस तरीके के समझौतों को किया है, और ये भारत के साथ भी जब इसको किया गया है तो यह एक बढ़ते सहयोग को ही दर्शाता है। अब इसके तहत भारत को ये समझना होगा कि जब हम बात करते हैं रक्षा सहयोग की, तो हमें विविध प्रकार के जो विचारधाराएं हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन केवल और केवल विचारधारा के आधार पर ही हम संबंध की स्थापना नहीं कर सकते। इसके तहत हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो वास्तविकता है, उसको ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है, तभी हम बेहतर रक्षा संबंधों की स्थापना कर सकेंगे। जिसके तहत अमेरिका लगातार भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि 2016 में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया गया, और इसकी सहायता से भारत विविध निर्यात संगठनों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, MTCR आदि का सदस्य बना।
इसके तहत भारत ने लगातार संबंधों को बढ़ावा दिया है, जिसमें क्वाड में भागीदारी और हाल ही में एक संगठन है जिसका नाम है फाइव आइज यानी पांच आंखें। तो फाइव आइज जो संगठन है उसमें पहली बार भारत द्वारा भागीदारी की गई। यह जो फाइव आइज संगठन है ये 1941 में 1941 में स्थापित किया गया था। यह मूल रूप से एक आसूचना समूह है, एक इंटेलिजेंट ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका शामिल हैं। अब इसके तहत हमें समझना होगा कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के मध्य रक्षा संबंध बढ़ रहे हैं उसमें हमें अपने संबंधों को वास्तविकताओं के आधार पर, रियलिज्म के आधार पर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। रियलिज्म के आधार पर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके तहत हमें अपने राष्ट्रहित को भी बढ़ावा देते हुए कार्य करना होगा, जिसमें भारत को रणनीतिक स्वायत्तता के विचार को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि राष्ट्रहित जो है हम किसी भी प्रकार से अपना समझौता ना करें। अब ये चीज़ समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जिसका संबंध है पेज नंबर 7 से, और यह लिया गया है जीएस पेपर 2, इससे आईआर में इसका संबंध है। अब यह किसकी बात करता है? तो यह बात करता है अमेरिका की। क्या अमेरिका एक सुपर पावर शक्ति है अथवा सुपर पावर की शक्ति के रूप में उसमें ह्रास देखा जा रहा है? इसको लेकर इसमें एक विचार विमर्श प्रकाशित किया गया है, जिसको हम देखेंगे एक एक करके। तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि वर्तमान में बहुत सारे विद्वान यह प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि क्या वास्तव में अमेरिका सुपर शक्ति है या फिर उसकी शक्ति कम हो रही है। इसके संदर्भ में अभी कुछ ही समय पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यह भविष्यवाणी की गई कि आने वाले समय में चीन और जर्मनी जल्द ही सुपर पावर के रूप में खड़े होंगे, और इसको जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके तहत बहुत सारे कारकों के बारे में बात की जाती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका सुपर पावर की अपनी छवि से बाहर आ रहा है, या धीरे धीरे उसकी सुपर पावर की जो छवि है वो कमज़ोर हो रही है। जिसके तहत अमेरिका में ये देखा गया कि अमेरिका वर्तमान में बहुत सारे अपने क्षेत्रों से खुद ही वापस हटना चाहता है, जैसे कि पश्चिम एशिया से, इराक से, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो रही है। अमेरिका खुद विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से भी पीछे हटा है, जैसे कि पेरिस समझौता, और अनेक यूएन से संबंधित, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संगठनों को भी उसने त्यागने की घोषणा कर दी है, जैसे कि डब्ल्यूएचओ आदि। अब इसके तहत हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका ने लोकतांत्रिक और उदारवादी विचारधारा के आधार पर विभिन्न देशों में लोकतंत्र को भी बढ़ावा दिया है, लेकिन बाद में उन्हीं लोकतंत्रों के द्वारा अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दी गई है, जो उसकी शक्ति के घटने को दर्शाता है। इसके तहत वर्तमान कोरोना वायरस के समय में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं भी देखी जा रही हैं, जैसे कि उसका जो नेशनल लोन है, जो राष्ट्रीय कर्ज है, वो $16 ट्रिलियन से अधिक का है। अमेरिका में जो मजदूरी दरें हैं वो अधिक नहीं हैं। अमेरिकी कंपनियों की उत्पादकता घट रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही हैं। इसकी तुलना में भारत और चीन जैसे जो उभरते हुए देश हैं वो ग्रोथ इंजन के रूप में उभरे हैं। उनके पास अधिक युवा जनसंख्या है, विनिर्माण आधार पर भी वो काफ़ी सशक्त हैं और उनके द्वारा लगातार नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है कुछ ऐसे तर्क हैं जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो अपनी सुपर पावर की शक्ति से धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन इसके विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए गए हैं और जो यह बताते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका अभी भी सुपर पावर के रूप में विद्यमान है। जैसे कि पूरी दुनिया में अभी भी डॉलर स्वीकार्य है और डॉलर का एकाधिकार देखा जाता है वैश्विक व्यापार में, आयात निर्यात में मुद्रा के रूप में। इसके तहत ज़्यादातर देश डॉलर को एक स्वीकार्य मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। अमेरिका जो अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो वापस हट रहा है, जो अपनी सेनाओं को हटा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि खुद अमेरिकी जनता में इसको लेकर विरोध की बातें कही गई हैं, जिसकी प्रारंभ देखा जाता है वियतनाम के युद्ध से। वियतनाम के युद्ध के बाद से ही बहुत सारे
विरोध प्रदर्शन हुए हैं अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर अमेरिका में ही। यही कारण है कि बराक ओबामा के समय में भी इसको लेकर प्रयास हुए और बाद में भी जो है अमेरिका इन चीज़ों से धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा है। इसके तहत हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिकी मिलिट्री बजट इतना अधिक है कि चीन जैसे देश भी उसका सामना नहीं कर पाते। दूसरी ओर यदि जर्मनी आदि को कहा जाता है कि वो सुपर पावर बन सकता है, तो खुद जर्मनी में बहुत सारी कमियां हैं कि वो अमेरिका का पूर्ण रूप से सामना नहीं कर सकता। मुख्य रूप से हम इसमें चीन की बात कर सकते हैं कि चीन के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि आने वाले सालों में वह अमेरिका का सामना बेहतर ढंग से कर सकेगा। हालांकि जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य है यदि उसको छोड़ दें तो राजनीति और संस्कृति के क्षेत्र में अभी भी जो बहुत सारे देश हैं उसको लेकर शंका की स्थिति रखते हैं, क्योंकि चीन द्वारा लोकतंत्र और उदारवादिता को बढ़ावा नहीं दिया जाता। और चूंकि दुनिया के अधिकांश राष्ट्र लोकतंत्र आधारित देश हैं, तो किस प्रकार से एक गैर लोकतांत्रिक राष्ट्र, किस प्रकार से एक साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला देश किस तरीके से विश्व की अर्थव्यवस्था पर छा सकता है, किस प्रकार से प्रभुत्व को स्थापित कर सकता है, इसको लेकर काफ़ी सारे देशों में चिंताएं विद्यमान हैं। तो यही कारण है कि बहुत सारे विद्वान यह कहते हैं कि जो अमेरिका का जो वर्चस्व है वो निश्चित रूप से बना हुआ है। हालांकि कई विद्वानों का ये मानना है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रतिक्रियावादी राष्ट्रपति दोबारा चयनित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की सुपर पावर इमेज को धक्का लग सकता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो नीति है वो इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी रही है जो अमेरिका की पूर्ववर्ती नीति के विरुद्ध है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा सुपर पावर के वाद विवाद के संदर्भ में। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है, जिसका संबंध पर्यावरण से है। और इसी के तहत आज फ्रंट पेज पर भी इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो 22 साल पुराना जो संगठन था पर्यावरण प्रदूषण को रोकने से संबंधित ईपीसीए संगठन, उसको जो है अब समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक नवीन आयोग की स्थापना की गई है, ताकि दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र है उसके प्रदूषण से निपटा जा सके। इस जो बॉडी है, ये जो स्थायी आयोग है, इसका जो गठन है वो एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से किया गया है और अब इसको सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद ही ये महत्वपूर्ण रूप से कार्य करेगा। मुख्य रूप से जो ईपीसीए संगठन है जिसको 1998 में बनाया गया था, वो जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली के प्रदूषण को रोक पाने में ज़्यादा सक्षम नहीं हुआ। यही कारण है कि अब एक नवीन स्थायी आयोग बनाया गया है जो एनसीआर के पोल्यूशन को रोकने के लिए ज़्यादा शक्तियां रखेगा। इसके तहत उसको यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको जो है वो फाइन करने का भी अधिकार होगा, जो 1 करोड़ तक हो सकता है या 5 साल जेल की सजा भी उसके संदर्भ में हो सकती है। इसके तहत वो सभी राज्यों, विशेष रूप से जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसको भी लेकर आगे बढ़ेगा। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो दिल्ली का वायु प्रदूषण है उसकी हम चर्चा काफ़ी लंबे समय से करते आए हैं, जिसमें पराली जलाने की संबंध में, पराली जलाने को लेकर जो चिंताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके अलावा जो इसको नियंत्रित करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है उसकी भी हम चर्चा काफ़ी कर चुके हैं। इसके तहत पराली जलाने की व्यवस्था को रोकने के लिए बहुत सारे उपायों को किया जा रहा है, जैसे कि 2013 में पंजाब सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया, 2015 में एनजीटी ने इस पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने विविध मशीनों जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन आदि को किसानों को सब्सिडी दरों पर दिया है। आईपीसी की धारा 188 के तहत इसे अपराध घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ समय पहले आदित्य दुबे बनाम भारत संघवाद में मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इसके तहत पूसा डीकम्पोजर तकनीक का भी महत्व है, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, जिसके तहत पराली के स्थानीय प्रबंधन पर बल दिया जाता है।
सरकार ने इसके संदर्भ में जो आज खबर आई है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ईपीसीए, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ईपीसीए के स्थान पर एक नवीन स्थायी आयोग बनाया है जो अधिक शक्तिवान होगा और पर्यावरण क्षरण को लेकर ज़्यादा कोऑर्डिनेशन से, समन्वयन से कार्य कर सकेगा। हालांकि आलोचकों का ये कहना है कि स्थायी आयोग के निर्माण से ही पूरी समस्या हल नहीं होगी और जो स्थायी आयोग का निर्माण किया भी गया है वो अधिक विचार विमर्श करके नहीं किया गया, इसको रातों रात ही बना दिया गया, बहुत कम समय में इसको बनाया गया, जिसको लेकर कई सारे लोग असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। इसके तहत मूल रूप से आलोचकों का ये कहना है कि जो कानून और प्रक्रियाएं हैं वो पहले से ही जारी हैं, बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो लागू की गई हैं, लेकिन जब तक राज्यों के स्तर से या फिर ग्राउंड लेवल पर यह पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होंगे, कानूनों को राज्य और स्थानीय जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम इस प्रकार की समस्या से बेहतर ढंग से नहीं निपट पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संस्थानों की स्थापना एक अच्छा प्रयास है, कानूनों का निर्माण एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें राज्यों को, स्थानीय जनता को भी, किसानों को भी साथ लेकर कार्य करना होगा, तभी इस समस्या का बेहतर निवारण किया जा सकता है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 कोर उद्योगों से संबंधित सूचकांक निम्नांकित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वित्त मंत्रालय। उद्योग व आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तो 8 कोर उद्योगों से संबंधित जो सूचकांक है वो उद्योग व आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। तो अभी हाल में ही इससे संबंध में खबर आई है जिसमें मार्च के बाद से जो 8 उद्योगों का संबंधित जो सूचकांक है उसमें जो कमी है, जो लगातार जो गिरावट आ रही है, अब उसमें साइंस मिलने लगे हैं कि धीरे धीरे जो ये संकुचन है वो कम हो रहा है और आगे चलकर यह पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब से मार्च में और उसके बाद से जब लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद से ही चूंकि औद्योगिक गतिविधियों में ठहराव सा आ गया था, यही कारण है कि जो इससे संबंधित जो सूचकांक है, जो आईआईपी हो, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक गतिविधियों का जो सूचकांक है, या फिर इससे संबंधित कोर उद्योगों का जो सूचकांक है, उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही थी। हालांकि अब यह देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो गिरावट है वो कम होती जा रही है और आगे चलकर इसमें पॉजिटिव देखने को भी मिल सकता है। तो अगर हम बात करें 8 कोर उद्योगों से संबंधित सूचकांक की, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो इसको आर्थिक सलाहकार के कार्यालय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा जारी किया जाता है, जो उद्योग व आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो किसमें काम करता है? तो ये काम करता है उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। अब यह जो 8 कोर उद्योग हैं उसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली आते हैं और इन 8 कोर उद्योगों का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें इनका अनुपात 40.27% है। अब ये जो 8 कोर उद्योग हैं इनको भारांक भी दिया गया है, इनको वेटेज भी दिया गया है, जिसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, रिफाइनरी उत्पाद, फिर बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और खाद का स्थान आता है। अगर हम आईआईपी की बात करें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो यह एक ऐसा सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि को मापता है, जैसे कि खनिज, अन्वेषण, खनन, बिजली निर्माण आदि। इसे केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत कार्य करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है
फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। एशिया का नोबेल माना जाने वाला यह पुरस्कार एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। इसे केवल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में पहला कथन सही है, हालांकि दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसे फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है और इसमें फिलीपीन सरकार की भी भूमिका है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक। ठीक है, केवल एक जो है सही उत्तर है। तो आज जो है पेज नंबर 3 पे से संबंधित खबर आई है, जिसमें जो अंशु गुप्ता हैं, जो एनजीओ गूंज की जो संस्थापक हैं, उनके द्वारा जो है बातचीत की गई विद्यालयों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, और अंशु गुप्ता को 2015 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल माना जाता है और यह पुरस्कार एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। 2019 में इसे हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार को दिया गया था। 2018 में पुरस्कार सोनम वांगचुक और भरत वटवानी को दिया गया था। इसके पहले अरविंद केजरीवाल, अरुणा रॉय, संजीव चतुर्वेदी आदि को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? सतलज, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो इसका सही उत्तर है डी, महानदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है एनएचआरसी जिसे कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो एक संवैधानिक संस्था, एक सांविधिक संस्था, एक प्रशासनिक अधिकरण की एक न्यायिक अधिकरण। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है, एक सांविधिक संस्था है जिसे संसद के कानून द्वारा निर्मित किया गया था। तो आज पेज नंबर 4 में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें एनएचआरसी ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उड़ीसा की सरकार को एक नोटिस दिया है और कहा है कि वो जो हीराकुंड बांध परियोजना है उसमें जो विस्थापित लोग हैं उनका किस प्रकार से पुनर्वास हुआ, इसको लेकर जो है वो अपने स्पष्टीकरण को दें। यह आप डैम में देख सकते हैं, जिसमें यह उड़ीसा में अवस्थित हीराकुंड बांध परियोजना है जो महानदी पर अवस्थित है। इसके अलावा बाकी भी परियोजना है जो आप इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा साइक्लोमेट लोकप्रिय रूप से किस रूप में प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर, ब्लीचिंग एजेंट, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड कलरिंग एजेंट। तो साइक्लामेट मुख्य रूप से एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसे चीनी के एक उप उत्पाद या विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा इसके खतरनाक प्रभावों को भी अंकित किया गया, जिसके चलते अब इसके ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता और वैज्ञानिक इसको लेकर चेतावनी देते हैं। तो क्या है ये? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर, हालांकि इसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजमहेंद्रवरम शहर निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? चोल, पांड्य, मैसूर वाडियार की चालुक्य। तो इसका सही उत्तर है डी, चालुक्य। तो यह जो है आज पेज नंबर 8 में खबर आई है, जिसमें राजमहेंद्रवरम शहर जो है वहाँ पे एक म्यूजियम की स्थापना की जाने वाली है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है चालुक्यों से और बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनावों के दौरान निम्नलिखित में से किन शक्तियों का प्रयोग निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा सकता है? सीनियर पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार, राज्य में केंद्रीय पुलिस बलों को लगाए जाने का अधिकार, मीडिया में पेड न्यूज़ के विनियमन का अधिकार। डी, उपरोक्त सभी। तो जब भी चुनाव होते हैं तो निर्वाचन आयोग को शक्तियां दी जाती हैं इन तीनों से संबंधित। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। तो इसी शक्ति के आधार पर जो बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं और जो मुंगेर में जो हिंसा देखी गई, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने डीएम और एसपी को हटाने का निर्देश दिया है इस घटना के चलते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने वाले उच्च शक्ति प्राप्त चयन आयोग में निम्नलिखित में से किन को शामिल किया जाता है?
प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। तो इसमें दूसरा को छोड़ दें तो पहले, तीसरा और चौथा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुझसे सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने वाले चयन आयोग में होते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके आधार पर यशवर्धन कुमार सिन्हा को नवीन सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रमुखता से विद्यमान है? उत्तरी प्रांत, पूर्वी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, केंद्रीय उच्च भूमि। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 कि 1, 2 और 4। तो इसमें उत्तरी प्रांत, पूर्वी प्रांत और केंद्रीय उच्च भूमि 1, 2 और 4 ये इसका सही आंसर है, जहां पे तमिल पाए जाते हैं। आज इससे रिलेटेड जो है खबर भी आई है, दो खबरें हैं, ठीक है। और अगर हम मैप को बारे में देखें तो हम पाएंगे कि श्रीलंका में जो अधिकांश जो जनसंख्या है वो सिंहली है, ठीक है, लगभग 75%, और यह जो है पूरे श्रीलंका में विद्यमान है। वहीं दूसरी ओर जो तमिल हैं, चाहे वो श्रीलंकाई तमिल हो या इंडियन तमिल हो, वो मुख्य रूप से प्रांत विद्यमान है उत्तर में, ठीक है, पूरब में। इसके अलावा वो मुख्य मध्य भूमि में भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद। तो इसमें ए सही आंसर है। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, दोनों इस पे समान रूप से सहमत हैं, जिसमें मुख्य रूप से गांधी जी जो हैं वो राम राज्य की बात करते हैं, और जो मार्क्सवाद है वो वर्गहीन समाज की बात करता है, राज्य विहीन समाज की बात करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोप में लोन वुल्फ हमलों के बढ़ते खतरों की पृष्ठभूमि के साथ चर्चा करें। साथ ही इस मुद्दे पर भारत की स्थिति की भी व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। क्वेश्चन 2 है, भारत अमेरिका रक्षा संबंध गहराई ले रहे हैं तथा इनको और अधिक बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। टिप्पणी करें। 250 शब्द 15 अंक। तो आज की चर्चा के आधार पर ये दोनों क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस वीडियो के तहत हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि द हिंदू के अधिक से अधिक एडिटोरियल्स की हम चर्चा आपके साथ कर सकें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।